आपका मेज़बान सादत हुसैन साफ़ी और दस्तक न्यूज़ पे आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात 2023 स्पेशल। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रियाज भट्टी साहब। आज 15 जनवरी 2023 का रोज़ और कराची के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि कराची में जो इस वक्त बल्दियाती मसाइल है उनको हल करने के लिए अब पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। नए मेयर कौन आएगा, यही सवाल तमाम शहरियों के जहनों के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। कराची के साथ साथ हैदराबाद और सिंध के दूसरे अजला में भी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। हम आज पोलिंग के हवाले से बात करेंगे, सिक्योरिटी के हम हवाले से बात करेंगे, इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सिक्योरिटी है और शहरी जो हैं इस वक्त कौन सी जमात को प्रेफर कर रहे हैं कि हम उन्हें ही वोट देंगे। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी साहब, पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, मेरे भी जो है गूज बम्स रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके के ऊपर, हमारे शहरी, हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, क्या पैगाम है इस वक्त आपका? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में, इसका ये सेकंड फेज़ है और इस वक्त कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न के 14 अजला में ये अमल हो रहा है। यानी इससे पहले जो 26 जून 2022 को पहला मरहला हुआ था, उसमें सखर डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न और मीरपुर ख़ास डिवीज़न के 16 अजला में जो है ये अमल मुकम्मल हुआ था। वहाँ नुमाइंदे जो है इलेक्ट हुए थे, उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया और वो हलफ उस वक्त उठाएंगे जब ये मरहला दूसरा सेकंड फेज़ मुकम्मल होगा, इसके नतायज आएंगे, नोटिफिकेशन होगा, तब वो ये पहले मरहले वाले और सेकंड फेज़ वाले नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे हलफ उठा सकेंगे। तो ये खुशी की बात है कि ये सेकंड फेज़ अपने तकमील की तरफ जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये 3 मरतबा जो है ये मुलतवी हो चुका है। पहली दफ़ा 24 जुलाई को शेड्यूल था, तो मुल्क भर में गैर मामूली बारिशों और सैलाब के बायस जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। फिर उसके बाद 28 अगस्त के लिए वो शेड्यूल हुआ था, तो फिर 28 अगस्त को भी इन्हीं वजूहात की बिना पर कि वो अभी बहाली के काम उमूर हो रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे थे और सैलाब मुतासरीन को संभाला जा रहा था, तो उसकी वजह से 28 अगस्त का मरहला भी मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये अपोजिशन जमातें सिंध हाई कोर्ट में चली गई थी, जिसमें जमात इस्लामी और PTI ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये इस्तदा की थी कि बल्दियाती इलेक्शन के सेकंड फेज़ को जो है वो जल्द अज जल्द मुनक्किद किया जाए, ताकि अवामी नुमाइंदे इलेक्ट होकर अपने ओहदों का हलफ उठाएँ। तो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर 2022 को ये शेड्यूल जारी किया था और कहा था कि जी 15 जनवरी 2023 को सेकंड फेज़ की पोलिंग होगी इन 14 अजला में। तो आज वो 14 अजला में ये मरहला अपने तकमील की तरफ जा रहा है। ये खुशी की बात है कि अवाम अपने मकामी नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है और ये शहरियों को ये हक़ हासिल है कि वो किस अपने नुमाइंदे को, किस पार्टी के नामज़द नुमाइंदे को या आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालते हैं। वोट डालना एक जमहूरी अमल है, एक खुश आइंद अमल है। वो किसी भी नुमाइंदे को सिलेक्ट करते हैं तो ये उनका अख्तियार है। ये मौका उनको मिलना चाहिए कि वो अपने मकामी बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, जो उनके लिए मकामी सत्ता के, मोहल्ला के, वार्ड के और शहर के इंतज़ामात को कर सकें। तो ये खुशी की बात है, ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। हमारे तज़कियाकार जो रियाज भट्टी साहब है, उन्होंने पूरा पस मंज़र पेश किया कि इस आज जो पोलिंग हो रही है दूसरे मरहले की, उससे पहले क्या क्या सूरत हाल थी, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, कितनी बार मुलतवी हुआ है। भट्टी साहब, मैं नाजरीन के लिए एक सवाल रख दूं कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वो तमाम नाजरीन जो वोट दे चुके हैं उन्होंने किस तंजीम को वोट दिया है, और वजह आप ज़रूर बताइएगा कि क्यों आपने उनको वोट दिया है। और जिन्होंने अभी वोट नहीं दिया है, जो सोच रहे हैं इस वक्त, वो कौन सी जमात को वोट देने जा रहे हैं। और वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त सोच रहे हैं कि हम वोट दें या वोट ना दें, उनसे भी गुजारिश है कि अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल करें ताकि कराची के लिए एक बेहतर लीडरशिप निकल के आए। भट्टी साहब, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि कल हमने देखा था कि सिंध हुकूमत ने एक बार जो है दोबारा जो मरासला है वो अरसाल किया था इलेक्शन कमीशन को कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर हम हल्का बंदी दुरुस्त करना चाहते हैं ताकि आप मुलतवी करें।
उसके बाद जो दोपहर के वक्त इलेक्शन कमीशन ने साफ तरीके से मुस्तरद कर दिया और कहा जो शेड्यूल है उसी के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। तो भट्टी साहब, सिक्योरिटी की इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं दस्तक न्यूज़ के फील्ड के ऊपर? जी देखिए, सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत खदशात भी हैं, क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन 3 मरतबा मुलतवी होने के बाद मुनक्किद हो रहे हैं अदालती हुक्म पर, क्योंकि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इसको मुलतवी किया जाए। जैसा कि आखिरी कोशिश उन्होंने सिक्योरिटी बेस पर जो लेटर लिखा था वो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी ये शेड्यूल जो है तब्दील नहीं होगा और 15 जनवरी को ही ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो असल बात ये है कि इससे पहले वजारत दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी बहुत खदशा है इस इलेक्शन में तसादुम का, क्योंकि पार्टीज़ में हम आहंगी नहीं है और हरीफ एक दूसरे को जो है वो धमकियां लगा रहे हैं। क्योंकि उससे पहले अली जैदी ने, जो पीटीआई के सिंध के सदर हैं, उन्होंने कहा था जी मैं इस इलेक्शन को खूनी देख रहा हूँ। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि लीडर इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल है लीडरों को जो है सोच समझ कर बयानात देने चाहिए, हम आहंगी की फ़िज़ा को बरकरार रखना चाहिए और शहरियों को खौफजदा नहीं करना चाहिए और उनको हौसला दिलाना चाहिए कि भाई शहर में पुरअमन है और पार्टियां सियासी बेस पर एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई मुसल्लह तसादुम नहीं है, ताकि वोटर खौफ के मारे घर से निकलने से ही कतराने ना लगे। वोटर जो है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके लिए तो अच्छे बयानात देने चाहिए कि ताकि वोटर घर से निकल कर पोलिंग स्टेशन पे आए, अपना हक की राय दही इस्तेमाल करें। इसी से ही जमहूरियत मजबूत होती है। जहाँ तक फोर्सेस का ताल्लुक है, तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को एक ख़त लिखा था कि कराची और हैदराबाद के पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए, जहाँ पर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। ठीक है भट्टी साहब, यहाँ पे भी मैं सवाल ऐड करता हूँ कि आपने जैसे जिक्र किया कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो तंजीमों के नुमाइंदे जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान को लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उसको अपनी लाइफ के अंदर अपने आने वाले रास्ते में इम्प्लीमेंट कर रहे होते। तो वैसे ही सूरत हाल इस वक्त जो है कशीदा देख रहे हैं, वोटर जो है वो निकल रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहे, उसके बावजूद जो ऐसे बयान जो है काबिल हम कह सकते हैं मुजम्मत हैं। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि शहरी इस वक्त जो वोट देने का सोच रहे हैं, जो घरों पर बैठे हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम दे दें कि वो निकलें और अपना हक इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा तमाम शहरियों से, कराची के शहरी, हैदराबाद के शहरी और सिंध के हमारे सेकंड फेज़ के जिन अजला में 14 अजला में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे शहरियों से, मेरे प्यारे सिंधियों से, मेरे भाइयों से, मेरे उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, और कराची तो पाकिस्तान का दिल है, यहाँ तमाम ज़ुबानों के बोलने वाले रहते हैं, वो सारे हमारे भाई हैं, इस शहर के बाशिंदे हैं, वो आएँ, अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें। ये आपका राइट है और आपके राइट जो है वो इस्तेमाल होना ज़रूरी है। आपको ही हक है अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का और यही आपकी पावर है। और इसीलिए कहते हैं कि अवाम जो है वो ताकत है, मतलब अवाम की ताकत से ही लोग इक़्तिदार में आती हैं, पार्टीज़ इक़्तिदार में आती हैं। तो आपको अपने मकामी नुमाइंदे चुनने का हक है, आपको नेशनल लेवल पर, सूबाई लेवल पर चुनने का हक है। आप अपना हक की राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, ऐसा सुस्ती में घर बैठ कर यार हमारे वोट से क्या होगा, भाई आपके वोट से ही सब कुछ होगा। आपके वोट ने फैसला करना है कि क़यादत कौन सी आएगी और कौन सी क़यादत नहीं आएगी। ये फैसला आपके हक में है। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो हर शहरी को मसावी दर्जा देती है, बराबर का शहरी समझती है, बराबर के हुकूक देती है, और यही हुस्न है जमहूरियत का। और दुनिया भर में पॉपुलर निज़ाम इसीलिए है जमहूरियत का कि वो शहरी जो है बाख्तियार हैं अपने नुमाइंदे चुनने के लिए, और ताकि वो नुमाइंदे शहर का इंतज़ाम संभाल सकें, सूबे का इंतज़ाम संभाल सकें और मुल्की इंतज़ाम संभाल सकें, हुकूमतें बना सकें। और हुकूमतों का एहतसाब भी अवाम ही करते हैं इन्हीं इलेक्शंस के ज़रिए। ये बहुत अहम नुक्ता आपने रखा है कि शहरी सोचते हैं हमेशा से कि हमारे वोट देने से क्या होगा, हमारे एक वोट से क्या तब्दीली आ जाएगी। तो भट्टी साहब ने, हमारे जो इस वक्त गेस्ट हैं, उन्होंने वाक़ई वाज़ेह किया कि आपके एक वोट से ही जो है वो पूरी जो है सिचुएशन तब्दील हो सकती है। आप अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे तो आपके तो पसंदीदा नुमाइंदे आएंगे, तब वो आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पर हमारे नाज़रीन को अगर आप बता दें, क्योंकि
बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने आम इंतखाबात 2018 में होते उसमें वोट कास्ट किया था, कुछ ने नहीं किया था उसमें भी, लेकिन अब जो वोट देने जा रहे हैं तो क्या तरीक़ेकार होता है जो इलेक्शन कमीशन के उसूलों के मुताबिक कि आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका जो बूथ है वहाँ पे किस तरीके से, थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को क्या तरीक़ेकार होता है इसका। जी, ये हाँ, अलबत्ता ये जो है ख़ास तौर पर जो पहली दफ़ा वोट डालने जा रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, क्योंकि अब इस वक्त जो है वो इलेक्शन के लिए वोट डालने की अहलियत 18 बरस है। इससे पहले जब मैं अपने दौर की बात करूं तो उस वक्त 21 साल होती थी, यानी 18 बरस में आपका आईडी कार्ड बन गया, लेकिन आप वोट 21 बरस में डाल सकते हो। लेकिन अब ये 18वीं तरमीम में ये चीज़ ऐड की गई है कि 18 बरस का नौजवान जो है वो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और वो जाकर अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे अहम बात ये बताऊं आपको कि पाकिस्तान वो मुल्क है दुनिया में 6 नंबर पर जिसकी पॉपुलेशन है, और उसमें रोज़ाना 26,000 से ज़ायद जो है वो नौजवान वोटर लिस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी 62% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। यानी हमारी पॉपुलेशन का 62% जो है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। 62%। और वो नौजवान जो है वो आगे आएँ, क़यादत संभालें, पहले वोट डालें, फिर आगे चलकर वो अपनी क़यादत में आएँ। मुख्तलिफ, आप इंडिपेंडेंटली आना चाहते हैं, पार्टीज़ के थ्रू आना चाहते हैं, आप एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। पॉलिटिक्स बहुत आला खिदमत खल्क है। ये बुरी उस वक्त होती है जब आप ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जब आप अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आपको दी हुई कौमी अमानत में ख़यानत करते हैं, तो उस वक्त ये बुरी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप दयानतदारी से कौम की पैसे को, ख़जाने को, अख्तियार को आप सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बड़ी खिदमत और कोई नहीं है। तो आप न सिर्फ वोट डालें बल्कि अपने नुमाइंदे भी चुनें और आगे आकर अपने उन पॉलिटिक्स में भी आएँ। तो ये ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए आज एक अहम पैगाम है कि वो घर से निकलें, अपने अहल खाना के साथ, अपनी अम्मी, अब्बू, बहन, भाइयों को लेकर, अगर गाड़ी है तो गाड़ी में आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, या कोई आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसके ज़रिए अपने पोलिंग स्टेशन पर ज़रूर आएँ। और पोलिंग स्टेशन पर आने से पहले अपना CNIC, कंप्यूटराइज CNIC ज़रूर जेब में रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आप वोट नहीं डाल सकेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप SMS पर आप अपना मैसेज करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो वो ये बहुत इजी हो गया है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैनुअल लिस्टें होती थी, वहाँ जाकर नाम देखना होता था, नाम मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से नाम मिलता था, फिर वो पर्ची मिलती थी और आप कतार में खड़े। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत इजी है, आप घर बैठे मैसेज करें, आपको कंफर्म हो जाएगा आपका वोटर लिस्ट में नाम है। आपको पोलिंग स्टेशन का एड्रेस भी आ जाएगा, पोलिंग स्टेशन का नंबर आ जाएगा आपके पास। आप उस एड्रेस पे चले जाएं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार पोलिंग होती रहेगी, और 5 बजे जो पोलिंग स्टेशन में मौजूद होंगे उनको भी इजाज़त दी जाएगी कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द पहले हाफ में जाकर आप अपना हक की रायदही इस्तेमाल करें। अपना CNIC साथ ले जाइएगा, उससे पहले मैसेज पे अपना कंफर्म कर लीजिएगा। अपना CNIC साथ लेके जाइएगा। बाकी जो तफसीलात हैं वो आपके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो है बज़ाहिर उन्होंने सब वहाँ पे मौजूद हैं, आप जाके जो है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और जो है इस हवाले से आप तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। बड़ी साहब, पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं फील्ड पे, उनका ये कहना है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कराची के शहरी जो है वो लेट उठना पसंद करते हैं, यानी कि दोपहर का वक्त जैसे ही आगे की जानी जाएगा 3-4 बजे का, उस टाइम जो है वो रश बढ़ेगा? जी जी, ये दिलचस्प बात है कि ये हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पर, चूँकि आज संडे है और छुट्टी का दिन है, और सर्विस वाले जो लोग होते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो मुलाजमत पेशा हैं, वो छुट्टी वाले दिन आराम करते हैं, सुस्ताते हैं। उनका सुबह का नाश्ता भी नहीं होता, वो ब्रंच करते हैं। तो अलबत्ता जो देही इलाके हैं वहाँ पर सुबह सवेरे उठने का रिवाज है, वहाँ पर जो है लोग जल्दी उठ जाते हैं और सुबह 8 बजे ही जाकर वो लाइनों में लग जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा यानी ताख़ीर से लोग जो है वो उठते हैं और अपने
मामूलात जो है वो नाश्ता ब्रंच करके फिर निकलते हैं। तो ये कराची में ख़ास तौर पर संडे में जो है ये लोग ताख़ीर से उठते हैं, इसलिए शायद वो कम लोग नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब लोग जो है वो बाशऊर हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस है और उनको पता है कि उनके वोट की क्या अहमियत है। वो ज़रूर आएंगे वर्किंग आवर्स में, पोलिंग आवर्स में वो आकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और अमूमन यही होता है कि कराची, हैदराबाद और इस तरह के बड़े शहरों में पहले हाफ में वोटर्स कम होते हैं और सेकंड हाफ में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और भारी भरकम जो है वो लाइनें लगी होती हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद भी वो पोलिंग जारी रहने की इजाज़त दी जाती है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में शहरी वहाँ मौजूद होते हैं। तो अब भी शायद ऐसा ही होगा कि कुछ देर में लोग उठकर आएंगे और वो जाहिर है मीडिया पर देख रहे हैं, टेलीविज़न भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, उनको पता है और वो अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करने आएंगे और वो तैयारी कर रहे होंगे। वो तैयारी कर रहे होंगे। बड़ी साहब, नाजरीन के लिए हम एक और सवाल सामने रख दें कि नाजरीन, आप सबके लिए सवाल ये है कि आज जो पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग का अमल ऑफिशियली 5 बजे का होता है, 5 बजे मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अगर वोटर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो फिर वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑफिशियली तौर पे उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का। इस वक्त आपके लिए सवाल ये है कि पोलिंग का अमल जारी है और आज ही रात में हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी जमात ऊपर है, कौन सी जमात नीचे है। आपसे इस वक्त सवाल यह है कि इस वक्त कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात 2023 में खुसूसी तौर पे कराची में जो है मेयरशिप का ओहदा संभालेगी। ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूं, जिसमें जमात इस्लामी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके अंदर जो है MQM और जो PSP और फारूक सत्तार साहब शमूलियत होकर MQM एक बने हैं। क्या MQM का पलड़ा भारी है? और आप आज़ाद उम्मीदवार का नाम या सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार भी कमेंट में लिख सकते हैं और उसकी वजह हमें ज़रूर बताइएगा। बड़े साहब, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर के अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सामने सवाल है कि कौन सी जमात का पलड़ा इस वक्त भारी है, कौन सी जमात आपको ग्राउंड पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? जी, मेरा ख्याल यह है कि ये मुकाबला टफ़ है, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बड़ा टफ़ मुकाबला है। MKM ने तो आपको पता है कि वो पहले से कह रहे थे कि जी हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए और शायद यही वजह है कि वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। तो बहरहाल ये तीनों जमातें अपने लेवल पर हैं, मौजूद हैं ग्राउंड पर और मेरा ख्याल है कि इन तीनों में टफ़ मुकाबला है। यानी कि इन तीनों जमातों के अंदर टफ मुकाबला है। बाकी नाजरीन से भी हम जो है आखिर में एक पैगाम देना चाहते हैं, पैगाम हम भट्टी साहब से भी लेंगे। पैगाम ये है कि अगर आप इस वक्त अभी भी सोच रहे हैं कि हम वोट डालें या वोट नहीं डालें, तो हमारे भट्टी साहब जो हमारे सीनियर साहब भी तजज़ियाकार, उन्होंने भी जो है तमाम नाज़रीन से गुजारिश की है कि आप घरों से निकलें, अपने फैमिलीज़ के साथ निकलें और जाके जो है वोट कास्ट करें, क्योंकि आपके वोट से ही जो है आपके खिदमत के लिए लीडर निकल के सामने आएगा। भट्टी साहब, आपसे भी मैं एक पैगाम लेना चाह रहा हूँ और उनके लिए पैगाम जो वोट डाल चुके हैं, और एक कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत सी जमातें हमने देखा है माजी में ऐसा होती है कि वो धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है। वो कहती है कि यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ पे जो है रिगिंग का मामला हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से ऐसा हुआ है, यहाँ पे हमें अंदर नहीं जाने दिया, ये वजूहत सामने आते हैं। बड़ी साहब, अभी से इस बारे में बता दें, क्या इस बार भी हम देख रहे हैं रिजल्ट आने के बाद कि जमातें ऐसा कहेंगी? जी देखें, वो ये तो रिवायत रही है हमारे यहाँ, कोई जो नहीं जीत सकता या जिसका मतलब है कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती उस इलेक्शन में, तो वो आखिर में या तो बाइकाट कर देता है या फिर ये है कि वो हारने के बाद यही कहता है कि धांधली हुई है। धांधली एक फैक्टर है, वो एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो होती है पॉलिटिकल रिगिंग जिसे कहते हैं, इलेक्शन रिगिंग। वो टेक्निकल भी होती है और वैसे भी धड़ल्ले से भी होती है, वो उसके दोनों ज़राए मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो स्ट्रांग पोजीशन में होता है वो वाज़ेह नज़र आ जाती है, लोगों को खुद पता होता है कि इस वक्त वोट किसको डाले जा रहे हैं। वो एक दूसरे से वोटर्स जो है वो चेहरे से देख कर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किन को वोट डाल रहे हैं। तो इसलिए शहरियों को पोलिंग स्टेशन पर ही पोजीशन का पता चल जाता है कि इस पोलिंग स्टेशन पर कौन विनिंग पोजीशन में है। तो बाकी रही बात ये धांधली की रिवायत जो है वो पहले से आ रही है कि हारने वाला जो है वो यहाँ खुले दिल से तस्लीम नहीं करता अपनी हार को और वो कह देता है कि जी धांधली हुई है। धांधली होना जो है वो बजाते खुद एक मतलब अमल मौजूद तो है, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि धांधली हो गई है। तो वो पोजीशन ग्राउंड में जो है लोगों को पता होता है कि कौन जो है जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा। तो आज भी ऐसे ही
चंद घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। पोलिंग स्टेशन पर ही पता चल जाएगा कि आज किसको वोट डाले जा रहे हैं, कौन जीत रहा है। तो वहीं पर जो है उनके कारकुनान मौजूद होते हैं, वोटर सपोर्टर मौजूद होते हैं, तो वो उनका इज्तिमा, उनका रवैया, उनकी खुशी, उनके लहजे से ही पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है। आखिर में बस एक कमेंट देते हैं मुख्तसर तरह, जो टाइम ख़त्म हो गया है। आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं मैदान के अंदर, तो वो उनके चांसेस हैं जीतने के, तो आखिर में मुख्तसर बताइए। जी जी, आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं और जीत कर आते हैं। आपने देखा सूबाई लेवल पर भी जीतते हैं, नेशनल लेवल पर भी जीते हैं, और बल्दिया की सतह पर तो बिल्कुल जो है ये एक पर्सनल कांटेक्ट होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये मोहल्ले की सतह के होते हैं। वो लोग उस कैंडिडेट के बारे में पर्सनल लाइफ तक जानते हैं कि ये क्या करता है, क्या कारोबार करता है, कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। सूबाई या नेशनल लेवल पर लोगों को इतना पता नहीं होता जितना मोहल्ले की सतह पर, वार्ड की सतह पर पता होता है। तो इसलिए इन इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ अब भी खड़े हुए हैं, काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और वो मेरा ख्याल यह कि काफ़ी तादाद में जीत कर आएंगे, काफ़ी तादाद में, मोहल्ले की सतह पर उनका पर्सनल कांटेक्ट होता है वोटर के साथ। यानी कि मोहल्ले वाले लोग उन्हें जानते हैं कि हमारे बीच का नुमाइंदा है और हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं और हमें वोट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उनको इस फैसले करने में जो है वो आसानी होती है। बट साहब बहुत शुक्रिया हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, पोलिंग का अमल जारी है और दोबारा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, वो तमाम अफराद जो वोट दे चुके हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सी जमात को आपने वोट दिया है, और वो तमाम अफराद जो वोट देने जा रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब ने भी ये कहा कि वो लोग जो इस वक्त भी सोच रहे हैं कि हमारे वोट डालने से क्या होगा, आप सबसे एक बार दोबारा गुजारिश है कि आप ज़रूर अपना वोट कास्ट कर अपने पूरे फैमिली को लेके जाएं, अपना वोट कास्ट करें, ताकि जो है आपका पसंदीदा लीडर आए और वो आपकी खिदमत करे, आपके बुनियादी मसाइल को हल करे। बल्दियाती इंतखाबात स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन दस्तक न्यूज़ पे आप देख रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आने के बाद कि कौन बनेगा स्पेशली कराची का मेयर 2023। इजाज़त दीजिए मेरे सीनियर साहब जगह रियाज भट्टी साहब को, और मैं आपका मेज़बान सादत हुसैन साफ़ी। अल्लाह ने के बाद।